सभी मित्रों को नमस्कार। और जैसा कि आप सभी जानते हो, हम आपके लिए आज आधुनिक काल का भाग 5 लेकर आए हैं, जिसमें हम आधुनिक काल की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। तो सभी से अनुरोध है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और अपने इस हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक काल का अध्ययन करें और आधुनिक काल की विशेषताएं जानें और अच्छे से अपनी तैयारी करें। तो सभी से अनुरोध है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करें। आइए अपने इस आधुनिक काल की विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। तो आधुनिक काल की प्रमुख जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या हैं? तो राष्ट्रीयता एवं अतीत का गौरवगान, फिर है छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नवलेखन, अन्य विशेषताएं, खड़ी बोली का विकास। तो यह सारी विशेषताएं जो हैं आधुनिक काल की विशेषताएं हैं। तो आपको याद रखनी है। क्या है? राष्ट्रीयता एवं अतीत का गौरवगान, फिर है छायावाद, उसके बाद रहस्यवाद, फिर आता है प्रगतिवाद और फिर प्रयोगवाद, फिर नवलेखन और अन्य विशेषताएं इसकी हैं। और आधुनिक काल में खड़ी बोली का जो विकास है वो बहुत तेज़ी से हुआ था। तो यह भी इसकी एक विशेषता है कि खड़ी बोली का जो विकास हुआ वो आधुनिक काल में हुआ। चलिए, अब ये सारी विशेषताएं आपको याद रखनी है, अपने नोट्स में लिखते रहना है इनको और याद करते रहना है। जैसे राष्ट्रीय एवं अतीत का गौरवगान, छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नवलेखन, अन्य विशेषताएं, खड़ी बोली का विकास। तो यह सारी विशेषताएं आपको याद रखनी है। चलिए अगले बिंदु की ओर चलते हैं और अगले बिंदु में हम इन विशेषताओं का एक एक करके विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आइए पहले हम आधुनिक काल की विशेषता, आधुनिक काल की प्रवृत्तियाँ। तो आधुनिक जो रीति काल है, आधुनिक रीति काल के बाद का काल जो है सन 1875 से लेकर 1875 से लेकर अब तक आधुनिक काल कहलाता है। यानी आधुनिक रीति काल के बाद का जो काल है वो क्या कहलाता है? आधुनिक काल कहलाता है। 1875 में एक ऐसी घटना घटी कि सारा देश हिल और सिहर गया और उसका परिणाम अति दूरगामी सिद्ध हुआ। यह थी प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की घटना। इसके बाद भारत में एक नई चेतना जागी और रीति काल के विलासितापूर्ण मादक प्रभाव से मुक्त होकर वह नवयुग की अंगड़ाइयाँ लेने लगा और सन 1875 ईस्वी में आधुनिक काल का जन्म हुआ। इस समय भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो आधुनिक गद्य के निर्माता और जनक कहे जाते हैं, 7 वर्ष के थे और कविता करने लगे। यानी जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं वो आधुनिक काल के क्या हैं? निर्माता यानी जनक कहे जाते हैं। और 7 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने जो है वो कविता लिखनी शुरू कर दी थी। चलिए आगे। इस काल में धर्म, साहित्य, कला तथा दर्शन के क्षेत्र में नए दृष्टिकोण का सूत्रपात हुआ। यह आधुनिक काल विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के संपर्क और समन्वय का परिणाम है। इस काल की साहित्यिक प्रवृत्तियाँ तथा विशेषताओं में काफ़ी विविधता है। इसमें भारतेंदु युग से लेकर नई कविता तक का काल समाविष्ट है, किंतु इतने दीर्घ काल में अनेक काव्य धाराओं के बाद भी कुछ सामान्य विशेषताएं मिलती हैं। तो यह सारी जानकारी दोस्तों आपको याद रखनी है। क्या कि आधुनिक रीति काल के बाद जो काल आता है उसको हम आधुनिक काल कहते हैं। और 1875 ईस्वी में जो है एक ऐसी घटना हुई कि जो प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की घटना जो है 1875 में हुई। और इसके बाद भारत में एक नई चेतना जागी और रीति काल के बाद जो है वो आधुनिक काल प्रारंभ हुआ। नए नए खोज हुई, नई नई कहानियाँ जो कवि थे उनके पटल पर उभरी और
इस समय भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो आधुनिक गद्य के निर्माता और जनक कहे जाते हैं, उन्होंने 6 वर्ष की अवस्था में ही कविता लिखनी प्रारंभ कर दी। नए दृष्टिकोण का सूत्रपात हुआ। यह आधुनिक काल विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के संपर्क और समन्वय का परिणाम है। इस काल की साहित्यिक प्रवृत्तियां तथा विशेषताओं में काफ़ी विविधता है। इसमें भारतेंदु युग से लेकर नई कविता तक का जो कालक्रम है वो समावेश किया गया है। ठीक है, तो यह सारी आपको बातें याद रखनी हैं। चलिए अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं। अब हम पहली जो विशेषता है, राष्ट्रीयता एवं अतीत का गौरव गान, तो यह पहली विशेषता है आधुनिक काल की। तो राष्ट्रीयता हिंदी साहित्य की प्रमुख प्रवृत्ति है। आधुनिक काल के प्रारंभ से हिंदी कवियों ने भारत माता तथा उसकी संतानों की दुर्दशा में छटपटाते देखा। उनका हृदय भक्ति, रीति और श्रृंगार परंपरा से हटकर राष्ट्र प्रेम की ओर मुड़ गया। इन कवियों ने देशवासियों को उनके अतीत गौरव याद दिलाकर उनमें उत्साह का भाव भरा। भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग और बाद में भी यह भावना बनी रही। भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिओध, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर और श्याम नारायण पांडे आदि कवियों ने देश का अतीत गौरव गाकर राष्ट्रीयता की धारा प्रभावित की है। तो कितनी सुंदर बातें इसमें हमको जानने को मिलती हैं कि राष्ट्रीयता हिंदी साहित्य की जो है वो प्रमुख प्रवृत्ति है। आधुनिक काल के प्रारंभ से ही हिंदी कवियों ने भारत माता तथा उसकी संतानों की दुर्दशा देखी और उनका हृदय भक्ति, रीति और श्रृंगार परंपरा से हटकर राष्ट्र प्रेम की ओर मुड़ गया। तो यह भी इसकी एक विशेषता है कि इसमें राष्ट्रीयता और राष्ट्र प्रेम का जो है विकास हुआ। इन कवियों ने देशवासियों को उनके अतीत गौरव याद दिलाकर उनमें उत्साह भरा। भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग और बाद में भी यह भावना बनी रही और भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिओध, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी और सुभद्रा कुमारी चौहान और रामधारी सिंह दिनकर और श्याम नारायण पांडे, ये सारे क्या थे, राष्ट्र प्रेमी कवि थे। तो इन्होंने सारे ही जो वीर रस की कविताएं इन्होंने लिखी हैं। आदि कवियों ने देश का अतीत गौरव गाकर राष्ट्रीयता की धारा प्रभावित की है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है, राष्ट्रीयता एवं अतीत का गौरवगान। तो यह आधुनिक काल की एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है। चलिए अगली विशेषता पर चर्चा करते हैं और वो विशेषता हम अगले बिंदु में जानेंगे। तो बिंदु हमारे सामने आने वाला है। चलिए दूसरा जो विशेषता है, दूसरी विशेषता है छायावाद। तो भारतेंदु युग और द्विवेदी युग में रीतिकालीन श्रृंगारी धारा जो क्षीण पड़ गई थी, ये पद नहीं है, पड़ गई थी, छायावाद नामक एक नई प्रवृत्ति के रूप में प्रथम विश्व युद्ध के बाद उभरी। इसमें व्यक्तिगत धरातल पर प्रभाव और कल्पना लोक में प्राकृतिक प्रेम और नारी सौंदर्य को चित्रित किया गया है। इस प्रवृत्ति में कवियों का अतृप्त प्रणय भावना वेदना से रो पड़ी है। प्रसाद पंत निराला, महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा आदि इस धारा के कवि हैं। तो यह जो छायावाद है इसका भी आधुनिक काल में विकास हुआ और भारतेंदु युग और द्विवेदी युग में रीतिकालीन जो श्रृंगार धारा जो क्षीण हो गई थी, छायावाद नामक एक नई प्रवृत्ति के रूप में उभरी और प्रथम विश्व युद्ध के बाद यह जो है अपनी चरम सीमा पर पहुंची। इसमें व्यक्तिगत धरातल पर प्रभाव और कल्पना लोक में प्राकृतिक प्रेम और नारी सौंदर्य को चित्रित किया गया। यानी छायावाद जो है उसमें क्या किया गया कि प्राकृतिक से प्रेम और नारी सौंदर्य का जो है वो चित्रण किया गया, रचनाएं की गईं। इस प्रवृत्ति में कवियों का अतृप्त प्रणय भावना वेदना से रो पड़ी है। प्रसाद पंत निराला, महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा आदि जो हैं वो छायावाद के कवि माने जाते हैं। तो यह भी आपको याद रखना है। चलिए अगली विशेषता पर चर्चा करते हैं। अगली जो विशेषता है हमारी नंबर 3, रहस्यवाद। तो छायावाद काव्य की ही एक जो है उपधारा है।
यानी छायावाद काव्य की जो है रहस्यवाद क्या है, एक उपधारा है। भक्तिकालीन कवियों के रहस्यवाद से इसमें बड़ी विभिन्नता है। प्राकृतिक के सभी उपकरणों में चेतना का आरोप ही रहस्यवाद है। कतिपय विभिन्नता के कारण इसे नवीनता रहस्यवाद भी कहा जाता है। वह आधुनिक काल में छायावादी कवियों में पल्लवित हुई और बाद तक चलती आई है। पंत प्रसाद निराला, महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा, अज्ञ आदि कवियों के काव्य में यह धारा देखी जा सकती है। यानी छायावाद काव्य की ही एक धारा के रूप में रहस्यवाद युग हमारे सामने आता है आधुनिक काल में। और भक्तिकालीन कवियों के रहस्यवाद से इसमें बड़ी विभिन्नता है। प्राकृतिक के सभी उपकरणों में चेतना का आरोप ही रहस्यवाद है। कतिपय विभिन्नता के कारण इसे नवीनता रहस्यवाद भी कहा जाता है। वह आधुनिक काल में छायावादी कवियों में पल्लवित हुई और बाद तक चलती आई है। इस रहस्यवाद के जो हमारे सामने जो कवि आते हैं रहस्यवाद के, पंत प्रसाद निराला, महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा और अज्ञ जो कवि हैं, वे सारे जो हैं रहस्यवाद के कवि माने जाते हैं। चलिए अगली विशेषता पर चर्चा करते हैं। और नंबर 4 पर जो विशेषता है प्रगतिवाद। तो प्रगतिवाद पूंजीवाद व्यवस्था के विरोध में दीनहीन मजदूरों एवं शक्तियों के समर्थन की एक प्रवृत्ति है। इसमें छायावादी सौंदर्य भावना, रूढ़िवादी संस्कृति, आदर्शवाद आदि का भी विरोध पाया जाता है। सन 1936 के बाद हिंदी में यह प्रवृत्ति पनपी। निराला, पंत, अंचल, अस्क, नागार्जुन, रामविलास शर्मा, अमृत राय, यशपाल, राजेंद्र यादव आदि ने इस प्रवृत्ति को विकसित करने का सराहनीय कार्य किया है। तो नंबर 4 की जो विशेषता है प्रगतिवाद, तो प्रगतिवाद जो है पूंजीवाद व्यवस्था के विरोध में दीनहीन मजदूरों एवं शोषित के समर्थन की एक प्रवृत्ति है। इसमें जो प्रगतिवाद है, इसमें जो है मजदूरों का जो शोषण है, या पूंजीवाद, जो जमींदार हैं या करोड़पति अमीर व्यक्ति हैं, उन सभी की जो दशा है वो प्रगतिवाद युग में दर्शाई गई है। उन पर ही आधारित जो रचनाएं हैं, कविताएं हैं, वो इस प्रगतिवाद में ही लिखी गई हैं। इसमें छायावादी सौंदर्य भावना, रूढ़िवादी संस्कृति, आदर्शवाद आदि का भी जो है विरोध पाया जाता है। सन 1936 के बाद हिंदी में यह प्रवृत्ति पनपी। निराला, पंत, अंचल, अस्क, नागार्जुन, रामविलास शर्मा, अमृत राय, यशपाल, राजेंद्र यादव आदि ने इस प्रवृत्ति को विकसित करने का सराहनीय कार्य किया है। तो यह 4 विशेषता हो गई हैं हमारी। और 5वीं जो विशेषता है प्रयोगवाद। इस काव्य प्रवृत्ति के नवीन काव्य शिल्प में जीवन के नए मूल्यों तथा यथार्थवादी प्रवृत्तियों को चित्रित किया गया। इस कार्य के लिए अज्ञ ने सन 1943 में तार सप्तक का संपादन किया। सन 1953 तक यह प्रवृत्ति तेजी के साथ विकसित होती रही। बौद्धिकता, मनोविश्लेषण, नवीन जीवन मूल्य तथा नवीन शिल्प प्रयोग इस धारा की प्रमुख विशेषता हैं। अज्ञ मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, भवानी प्रसाद मिश्र, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, केदारनाथ सिंह आदि इस धारा के प्रमुख साहित्यकार माने जाते हैं। तो यह सारी बातें आपको याद रखनी हैं क्या, कि इस काव्य प्रवृत्ति के नवीन काव्य शिल्प में जीवन के नए मूल्यों तथा यथार्थवादी प्रवृत्तियों को चित्रित किया गया है। इस कार्य के लिए अज्ञ ने सन 1943 में तार सप्तक का संपादन किया और सन 1953 तक यह प्रवृत्ति तेजी के साथ जो है विकसित होती रही। बौद्धिकता, मनोविश्लेषण, नवीन जीवन मूल्य तथा नवीन शिल्प प्रयोग जो है इस धारा की प्रमुख विशेषता हैं। अज्ञ मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, भवानी प्रसाद मिश्र, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, केदारनाथ सिंह आदि इस धारा के जो हैं वो प्रमुख कवि जो हैं माने जाते हैं। तो यह सारे बिंदु आपको याद रखने हैं और आपको अच्छे से तैयारी करना है दोस्तों। चलिए अगले बिंदु पर चलते हैं।
अगली जो हमारी विशेषता है नंबर 6, अन्य विशेषताएं। तो अन्य विशेषताएं क्या क्या रही? तो हालावाद, यथार्थवाद, प्रतीकवाद, आदर्शवाद आदि साहित्यिक प्रवृत्तियों का भी आधुनिक काल में उदय और विकास हुआ है। ये सभी विशेषताएं कुछ समय तक ही अस्तित्व में रही हैं। तो जैसे हालावाद है, यथार्थवाद है, प्रतीकवाद है, आदर्शवाद आदि जो प्रवृत्तियां हैं वो आधुनिक काल में उदय और उनका विकास हुआ आधुनिक काल में। और ये जो सारी विशेषताएं हैं तो यह कम समय तक ही अस्तित्व में रही, उसके बाद यह समाप्त हो गई। चलिए अब अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं। और जो हमारी आठवीं जो विशेषता है, खड़ी बोली का विकास। तो इस युग में खड़ी बोली का विकास गद्य और पद्य दोनों क्षेत्रों में पर्याप्त रूप से हुआ। इस युग में ब्रज, अवधी आदि भाषाएं लुप्त होती चली गई। जैसा कि पीछे भी हमने चर्चा की है कि खड़ी बोली का जो विकास हुआ वो आधुनिक काल में ही हुआ, और इस युग में ही खड़ी बोली का विकास गद्य और पद्य दोनों क्षेत्रों में हुआ। इसके कारण इस युग में ब्रज, अवधी आदि जो भाषाएं थी वो क्या हो गई थी? लुप्त हो गई थी। ठीक है, तो यह सारी बात आपको याद रखनी है और यह महत्वपूर्ण बिंदु है, कई बार परीक्षाओं में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, कि आधुनिक काल में नहीं, खड़ी बोली का जो विकास हुआ वो किस युग में हुआ, तो किस काल में हुआ, तो आपको परीक्षा में बताना है कि खड़ी बोली का जो विकास हुआ वह आधुनिक काल में हुआ है। तो यह आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए अब हम अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं और अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। अब हम इसके निष्कर्ष पर चर्चा कर लेते हैं। तो निष्कर्ष की हम बात करें तो निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि हम जो हैं आधुनिक काल में गद्य का विकास विविध रूपों में हुआ। नवीनता, बौद्धिकता, देश प्रेम, प्रतीकात्मकता, उपमानों की नवीनता आदि इसकी प्रमुख जो हैं विशेषताएं हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह के शब्दों में आधुनिक काल अपने ज्ञान, विज्ञान और प्रवृत्तियों के कारण मध्यकाल से अलग हुआ। यह काल औद्योगिकरण, नगरीकरण और बौद्धिकता से संबंध है, जिसमें नवीन आशाएं उभरी और भविष्य का नया स्वप्न देखा जाने लगा। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि जैसे आधुनिक काल में गद्य का विकास हुआ, पद्य का विकास हुआ, और इन्हीं सब को मिलाकर जो है वो खड़ी बोली का जो है बहुत तेज़ी से विकास हुआ आधुनिक काल में। और जो अनेक भाषाएं थी, ब्रज थी, अवधी थी, तो उन भाषाओं को क्या हुआ? लोप हो गया। आधुनिक काल में इन दो भाषाओं को, ब्रज और अवधी भाषा का जो है लोप हो गया, और खड़ी भाषा का जो है वो, खड़ी बोली का जो है वो विकास हुआ। नवीनता, बौद्धिकता, देश प्रेम, प्रतीकात्मकता, उपमानों की नवीनता आदि इसकी प्रमुख विशेषता हैं। यानी इससे बौद्धिकता बढ़ी है, नवीनता बढ़ी है, नए नए उपक्रम इसमें सामने आते हैं, और देश प्रेम की जो भावना है वो इसमें ज़्यादातर जगाई गई है कवियों द्वारा। कवियों ने देश प्रेम को लेकर जो रचनाएं लिखी हैं उससे जो जन समाज है उनमें जो है देश प्रेम की भावना जागी है। डॉक्टर बच्चन सिंह के शब्दों में आधुनिक काल अपने ज्ञान, विज्ञान और प्रवृत्तियों के कारण मध्यकाल से अलग हुआ। यानी ज्ञान, विज्ञान, नया ज्ञान, नई खोज, नवीनता के कारण जो है मध्यकाल से आधुनिक काल क्या है? अलग हो गया। यह काल औद्योगिकरण, नगरीकरण और बौद्धिकता से संबंध है, जिसमें नवीन आशाएं उभरी और भविष्य का नया स्वप्न देखा जाने लगा। तो यह सारी बातें आपको याद रखनी है दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और वीडियो बहुत पसंद आई होगी दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे हिंदी साहित्य चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। फिर से मैं अनुरोध करता हूं आपसे कि आप अपने मित्रों के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कराएं, वीडियो को लाइक व अपने दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों। फिर मिलेंगे अगले अध्याय में, तब तक के लिए नमस्कार।